बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ZJ लीगल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वो है इंडेमनिटी। हम चैप्टर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है इंडेमनिटी एंड गारंटी, लेकिन आज के इस लेक्चर के हवाले से सिर्फ और सिर्फ हम इंडेमनिटी ही को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडेमनिटी का मतलब क्या है। अब इंडेमनिटी का मतलब ये है कि कोई लॉस वगैरह पहुंचा है तो उसको कंपनसेट करना। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रॉमिस करती है कि दूसरे पार्टी को वो लॉस से बचाएगा, जो कि लॉस इसके अपने कंडक्ट से हो या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से हो। जैसा कि ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो बंदा प्रॉमिस करता है कि लॉस से बचाएगा उसे कहते हैं इंडेमनीफायर, जो कि प्रॉमिस है। जिसको लॉस से बचाया जाता है वो है इंडेमनिटी होल्डर, जो कि प्रोमिसी है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो कि डिस्कस्ड है सेक्शन 124 में। अब 124 में अगर आप उसकी वर्डिंग देखें तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by conduct of any other person is called the contract of indemnity। अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, इंडेमनीफायर जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो इंडेमनिटी होल्डर को लॉस से बचाएगा। वो लॉस या तो इंडेमनीफायर के अपने कंडक्ट से हो या किसी और की कंडक्ट से हो। अब इसकी अगर एक सादा सी मिसाल लेना है, वो मिसाल क्या है? वो मिसाल है इंश्योरेंस कंपनीज़ की। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ही आती है। अब वो क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं लॉस को टू द एक्सटेंट ऑफ सम मनी, टू द एक्सटेंट फॉर सपोज 2 लाख तक, फॉर सपोज 5 लाख तक। 5 लाख तक अगर कोई लॉस वगैरह पहुंचता है किसी भी तरह से, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं? उनको इंडेमनिटी करते हैं, उस लॉस की कंपनसेशन देते हैं। अगर सेक्शन 124 की जो इलस्ट्रेशन को अगर हम देखें, इसमें इलस्ट्रेशन है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी। ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा बी को। इट मीन्स के ए जो है इंडेमनीफायर है एंड बी जो है इंडेमनिटी होल्डर है। ठीक, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक against B in respect of a certain sum of 200 rupees। ये क्या करता है? ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो लॉस से बचाएगा, किस जो कि सी प्रोसीडिंग्स कर रहा है बी के अगेंस्ट ले सकता है, तो वो इंडेमनीफाई करेगा किस एक्सटेंट तक जी? 200 एक्सटेंट तक, 200 रुपीज़ तक। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इसकी कॉमन मिसाल मैंने आपको दे दी है इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस जो पॉलिसी वगैरह होती है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ही आती हैं। देखें अगर इससे एक और मिसाल भी ले लें, वो मिसाल ये है कि फॉर सपोज कोई कंपनी है, उसका शेयर होल्डर है, अब उसके शेयर्स वगैरह जो हैं वो गुम हो गए हैं। अब वो डुप्लीकेट शेयर लेने के लिए कंपनी के पास जाता है। अब कंपनी कहती है कि क्या आपने शेयर्स वगैरह बेच तो नहीं दिए? उसने कहा कि मैंने बेचे नहीं हैं और जो है वो लॉस हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो कंपनी कहती है कि हमें एक आप इंडेमनिटी करें, हमारे साथ इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट करें कि अगर कोई जो है शेयर्स लेके आता है और हमारे पास क्लेम करता है तो आप उसको इंडेमनीफाई करेंगे, हमें जो लॉस पहुंचेगा आप उसको इंडेमनीफाई करेंगे। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अगर हम अगले सेक्शन में चलें जो कि सेक्शन है 125, उसका टाइटल है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूट। यहाँ पे हमने कहा कि 2 पार्टीज होती है, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी होल्डर पे अगर केस हो जाता है तो उसके राइट्स क्या हैं? उसके 3 राइट्स सेक्शन 125 में मेंशन है। सेक्शन 125 कहता है कि द प्रोमिसी मीन्स के इंडेमनिटी होल्डर in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promiser। means के
इंडेमनीफायर से वो रिकवर कर सकता है। क्या क्या चीज़ें वो रिकवर कर सकता है कि डैमेजेस, ऑल डैमेजेस। कौन से डैमेजेस? ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनिटी अप्लाइज। अब प्रॉमिस टू इंडेमनिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी सूट वगैरह से हवाले से है और उस सूट के हवाले से कोई केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे जो डैमेजेस वगैरह होंगे जो कि इंडेमनिटी होल्डर को देने पड़े वो रिकवर करेगा इंडेमनीफायर से। सेकेंडली, ऑल कॉस्ट वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से। कौन से कॉस्ट? ऑल कॉस्ट जो कि उसने वकील किया, केस को फाइल किया, केस को डिफेंड किया, ये सारे के सारे जो खर्चा है वो भी खर्चा जो है वो इंडेमनीफायर से इंडेमनिटी होल्डर क्लेम करेगा। थर्ड, ऑल सम्स। ऑल सम्स कौन से जी? अगर वो फॉर सपोज जिसने इसके ऊपर केस किया है, फॉर सपोज डी ने इसके ऊपर केस किया है या इसने डी के ऊपर केस किया है वगैरह जो भी हुआ और इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है इंडेमनिटी होल्डर और डी जो कि थर्ड पार्टी है कंप्रोमाइज़ किया है। अगर कंप्रोमाइज़ में कोई केस जो है वो सम वगैरह वो देता है तो वो जो सम होगा वो भी इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 इसके राइट्स हैं। ऑल डैमेजेस जो कि डैमेजेस उसको देने पड़े इंडेमनिटी होल्डर को वो क्लेम कर सकता है, जी ठीक है। सेकेंडली मैंने कहा ऑल कॉस्ट, फाइल किया सूट, उसने सूट को डिफेंड किया, इसमें जो भी खर्चा आएगा वो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि उसने प्रोमिसर जो कि इंडेमनीफायर है उसके अगर कोई ऑर्डर्स हैं उसको नहीं माना तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट, मीन्स के सूट को डिफेंड करना, सूट को फाइल करना, he didn't contravene the orders of the promiser। promisers के कोई ऑर्डर्स वगैरह इस हवाले से है तो उसको वो कंट्रावीन नहीं कर रहा तो फिर वो क्या है, वो जो है इसको रिकवर कर सकता है। थर्डली, सारे के सारे सम्स फॉर सपोज कंप्रोमाइज़ वगैरह हो जाता है तो वो भी इंटाइटल्ड है इंडेमनिटी होल्डर के वो इंडेमनीफायर से क्लेम कर सके। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ ये है कि कंप्रोमाइज़ जो है वो कंट्ररी ना हो। कंट्ररी किससे ना हो? अगर प्रोमिसर के कोई ऑर्डर्स वगैरह प्रोमिसर देता है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना या कोई काम नहीं करना, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो फिर कंप्रोमाइज़ ना करे। अगर फिर भी कंप्रोमाइज़ करता है तो वो मनी जो होगा वो इससे रिकवर नहीं की जा सकती। आज के इस लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को देखा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? आप सिंपल में कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है कि वो दूसरी जो पार्टी है उसको लॉस से बचाएगी। वो लॉस इसके अपने कंडक्ट से हो या किसी थर्ड पार्टी से के कंडक्ट से हो। वो पार्टी जो कि प्रॉमिस करती है लॉस से बचाने की, इसको कहते हैं इंडेमनीफायर, और जिसे इंडेमनीफाई किया जाएगा वो है इंडेमनिटी होल्डर। अब उसके बाद उसके राइट्स क्या है? इंडेमनिटी होल्डर पे अगर केस हो जाता है, करता है या सू किया जाता है तो फिर उसके राइट्स क्या हैं? उसके राइट्स के ये हैं कि उसने अगर कोई डैमेजेस पे करने हो, कंपेल किया गया इंडेमनिटी होल्डर को कि डैमेजेस पे करे उस सूट में, तो वो भी वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से। सेकेंडली, सारा का सारा जो खर्चा आया है लिटिगेशन वगैरह में वो भी वो क्लेम कर सकता है इंडेमनीफायर से अगर उसने कंट्रावेंशन नहीं की ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर्स की। ठीक है। थर्डली, सारा का सारा जो सम उसने कंप्रोमाइज़ वगैरह में दिया है वो भी वो क्लेम कर सकता है इंडेमनीफायर। लेकिन जो एक्सेप्शन मैंने आपको बताई कि वो कंट्रावीन न करे अगर प्रोमिसर के कोई ऑर्डर्स मौजूद हैं इस हवाले से। तो आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।